सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है स्पीसीज की वो अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी थी। ह्यूमन मेल है, एक ह्यूमन फीमेल है, ये दोनों जब मेट करेंगे तब एक ह्यूमन ही पैदा होगा और वो फर्टाइल होगा। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो आप ऑर्गेनिजम्स को उनके सही नाम से पुकार पाएं, इसके लिए जरूरी है द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम। अगर एक बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा है, तो वहां पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस माइंड मैप सीरीज के अंदर, जहां हम ऑलरेडी सेल बायोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम हमारा पंजा जमाने वाले हैं सिस्टमैटिक्स यूनिट के अंदर, जहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे आज की डिस्कशन विद द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। अब नाम से ही साफ साफ पता लग रहा है, लिविंग वर्ल्ड यानी इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम चर्चा कर रहे होंगे। इनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उन बेसिस के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे होंगे। सो दिस चैप्टर इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लस ये आपका फंडामेंटल बेस तैयार करेगा फॉर द कमिंग चैप्टर्स। अगर आप लिविंग वर्ल्ड को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को समझने में आपको बकायदा काफी ज्यादा आसानी महसूस होगी। तो हम लोग चलते हैं और हमारे चैप्टर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड ड्रॉन माइंड मैप फ्रॉम माय एंड, जहां पर आपको सिर्फ 2 पेजेस के अंदर, 2 शीट्स के अंदर कंसोलिडेट होती हुई मिलेगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर, और काफी खुला खुला यहां पर माइंड मैप है, तो आप अपने भी कुछ पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं आपकी आंखों के आगे से अभी एक बार गुजार दूंगा, जिससे कि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैपिचुलेट भी कर पाएं, रिवाइज भी कर पाएं। देखिए, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इनिशियली एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर साहब। अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इनकी लाइफ में 100 जो नंबर है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये 100 साल तक जिए थे। 1904 से 2004 तक अर्नेस्ट मेयर साहब जिए थे। एंड अगर आप देखें तो दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट की अगर कभी लिस्ट बनती है तो उसमें भी अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम शुमार किया ही जाएगा। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो काम था साइंस के अंदर वो क्या था? इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, यानी स्पीसीज की अलग अलग डेफिनेशंस थी। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है स्पीसीज की वो अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी थी। इन्होंने कहा अगर एक मेल है, अगर एक फीमेल है सेम स्पीसीज की, तभी आपस में मेट कर पाएंगे और तभी आगे चल के एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन मेल है, एक ह्यूमन फीमेल है, ये दोनों जब मेट करेंगे तब एक ह्यूमन ही पैदा होगा और वो फर्टाइल होगा। हाँ, कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं जिनके कारण वो इनफर्टाइल हो जाए, बट यूजुअली इट इज फर्टाइल। लेकिन अगर कोई सिमिलर ऑर्गेनिज्म है 2 अलग अलग स्पीसीज के, तो उनके बच्चे अगर पैदा हो भी जाते हैं तो वो फर्टाइल नहीं रहेंगे। यानी अगर आप बात करें यहां पर मेल डोंकी की और फीमेल हॉर्स की, जिन्हें हम जैक और मेयर कहते हैं रिस्पेक्टिवली, तो इनका जो बच्चा होता है इसे हम कहते हैं म्यूल यानी खच्चर, और खच्चर स्टेराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता। तो आपको जितनी भी बार खच्चर बनाना है आपको मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से ही बनाना होगा, कहीं और से आप खच्चर नहीं बना सकते, क्योंकि खच्चर खुद पर्सनली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें, लाइगर मूवी आई थी तो लाइगर का एग्जांपल आप ले सकते हो। लाइगर में इनिशियल जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लायन को, यानी मेल क्या है? लायन है यहां पर। और एंड का जो GER है, एंड के जो 3 अल्फाबेट हैं ये टाइगर से लिए हुए हैं, यानी मेल यहां पर लायन है, फीमेल यहां पर टाइगरस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइगर बना है, जो अगेन आपका स्टेराइल होगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी थी, इसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहा जाता था। इसके अलावा इनके पास ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब ऐसे 3 अवार्ड्स थे जो बायोलॉजी में सबसे अव्वल दर्जे के अवार्ड्स माने जाते हैं। तो सबसे पहले इनको मिला था बाल्जन प्राइज, देन इनको मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, एंड देन इनको मिला था क्रेफूड प्राइज। तो ऐसा कहा जाता था कि जिनके भी पास ये 3 अवार्ड्स होंगे, ऐसा माना जाएगा कि उनके पास बायोलॉजी के तीनों ताज हैं, ट्रिपल क्राउन है। तो इसीलिए कहा गया कि अर्नेस्ट मेयर साहब के पास ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है। एंड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला गया, यानी रीसेंट डार्विन इनको बोला गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिस्कवरीज हैं, इनका जो काम है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर अच्छा खासा था। अब अगर आप देखें तो हम बायोडाइवर्सिटी की चर्चा यहां पर करना शुरू कर देते हैं।
बायोडाइवर्सिटी नाम से ही आपको कुछ चीजें पता लग रही हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप, मतलब हेट्रोजिनिटी, यानी कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं अर्थ पे, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। तो अगर आप अर्थ पे देखें तो आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्लांट भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, फिशेस भी हैं, मैमल्स भी हैं, तो बहुत डाइवर्सिटी है। अलग अलग टाइप के कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख डिफरेंट स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ह्यूमंस हैं कितने अर्थ के ऊपर? 7.6 बिलियन के आसपास, 7 टू 8 बिलियन अगर मान के चलो तो 700 से 800 करोड़ सिर्फ एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तादाद तो हमसे बहुत ज्यादा है। यानी आप कह सकते हो कि ट्रिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स जो है अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं। 17 से 18 लाख यानी 1.7 टू 1.8 मिलियन तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। जब आप अपनी स्टडी का एरिया बढ़ाओगे तो आपको जो स्पीसीज मिल रही हैं ये भी बढ़ जाएंगी। लेट्स से मैंने 2 किलोमीटर स्क्वायर के एक एरिया में रिसर्च करी और मुझे 200 स्पीसीज मिली, तो अगर मैं 4 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रिसर्च करूंगा तो क्या मुझे 200 से ज्यादा स्पीसीज नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तो जब मैं अपना एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाता हूं तब मेरी नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ जाती हैं। प्लस अगर मैं किसी नए एरिया में जाता हूं तो मुझे नई स्पीसीज मिलेंगी ही, भाई एरिया ही नया है तो नई स्पीसीज डिस्कवर मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ओल्ड एरिया में भी जाता हूं तो भी मुझे नई स्पीसीज मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं किसी इलाके में गया हूं 10 साल पहले, अब उस 10 साल में वहां पर स्पीशिएशन हुई हो, कुछ नई स्पीसीज आपकी वहां पर देखने को मिल रही हो, तो वहां पर मेरा अकाउंट आज के दिन में चेंज हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, 100% एफिकेसी ह्यूमन के काम में नहीं आ सकती, एफिशिएंसी ह्यूमन के काम में नहीं आ सकती। यानी अगर एक गांव में मैं गया था रिसर्च करने और वहां पे 5000 स्पीसीज थी, हो सकता है मैं 3800 स्पीसीज को ही डॉक्यूमेंट करके लेकर आया हूं, तो अभी भी वहां पर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनको मैंने नहीं देखा है। तो जब मैं किसी पुराने इलाके में भी जाता हूं तो मुझे नई स्पीसीज देखने को मिल सकती है। अब अगर आप देखें तो अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस जो है उसको हरियाणा में आकड़ा कहा जाता है, राजस्थान में आग कहा जाता है, एमपी में मदार कहा जाता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड नाम है ये क्या है? ये आपका कैलोट्रोपिस है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो आप ऑर्गेनिजम्स को उनके सही नाम से पुकार पाए, इसके लिए जरूरी है द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम, यानी उस ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम हो तो तभी तो आप उसे स्टैंडर्ड नाम से पुकार पाओगे। तो इसके लिए कैरोलस लिनियस साहब ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम का एक सिस्टम दिया। बाइनोमियल मतलब बाय का मतलब दो, नोमियल का मतलब नाम, नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखने की प्रक्रिया यानी नामकरण की प्रक्रिया, यानी ऐसे नामकरण का मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो कंपोनेंट्स हो, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। सो आप जब देखते हैं बॉटनी यानी प्लांट्स के नोमेनक्लेचर की बात तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को आप फॉलो करते हैं, और जब आप देखते हैं एनिमल्स यानी जूलॉजिकल नामों की बात तो आप इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस नाम के दो टुकड़े हैं, पहला मैंजीफेरा एंड इंडिका, ये आम का साइंटिफिक नाम है। तो यहां पर कुछ रूल्स हैं, ये जो नाम है ये आपके लैटिन भाषा से लिए जाएंगे। ये जो आपके दो नाम से हैं, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये आपके लैटिन भाषा से लिए जाएंगे बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसमें अगले 100-200 साल भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। डेड लैंग्वेज मतलब ना इससे कोई शब्द अब डिलीट होगा, ना किसी शब्द का मतलब चेंज होगा, ना यहां पर कोई शब्द ऐड होगा। यानी आज हम अगर कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं इन लैटिन, अगर हम लैटिन भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन शब्दों का मतलब आगे 200, 300, 500, 1000 साल बाद भी एकदम सेम रहेगा। तो दैट्स व्हाई लैटिन इज यूज्ड ओवर हियर, एंड ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, यानी टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं जब आप इनको टाइप करते हो। मैंने हैंड रिटन लिखा है तो मैं इनको क्या करूंगा? सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा, एक लाइन जीनस के नीचे, एक लाइन स्पीसीज के नीचे, टू इंडिकेट कि हाँ भाई ये दोनों के दोनों शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ये जो जीनस है इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, ये जो स्पीसीज है इसका पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा। अगर आप चाहें तो तीसरी चीज आप ऐड कर सकते हैं, द नेम ऑफ ऑथर, यानी किसने ये नाम दिया। तो लीनियस साहब ने अगर ये नाम दिया है तो लीनियस साहब का एब्रिवेटेड नाम यानी आधा नाम, टुकड़े में नाम, शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिन लिख दिया गया है, और इसके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि नाम तो किसी भी भाषा में हो सकता है। जैसे मेरा नाम विपिन है, तो अगर मैं अपना नाम यहां पर लिखता, वीआईपी लिखता अगर मैं,
तो मेरा नाम जो विपिन है वो तो हिंदी भाषा का नाम है ना, वो तो आप लैटिन भाषा में कन्वर्ट करोगे नहीं। और जब ये नाम लैटिन भाषा में है ही नहीं तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए आप ऑथर का नाम रोमन स्क्रिप्ट यानी नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट्स के थ्रू लिख सकते हो और इसको इटैलिसाइज करने की भी कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, राइट। इसीलिए नामकरण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो यहां पर आपको अब काफी सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं स्पेसिफिकली। तो इसकी एक कंडीशन है दोस्त, आप उन कैरेक्टर्स को ही डिफाइनिंग बोल पाओगे, उन कैरेक्टर्स को ही आप एज अ डिफाइनिंग फीचर ट्रीट कर पाओगे जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हो और 0% नॉन लिविंग चीजों में देखने को मिलते हो। यानी कोई एक्सेप्शन ना हो जिस चीज का, उसी को आप कहोगे भाई ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलता है और किसी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता। तो हम यहां पर डिफाइनिंग फीचर्स की चर्चा कर लेते हैं, या पहले नॉन डिफाइनिंग फीचर की चर्चा कर लेते हैं। ग्रोथ जो है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हें कहा जाता है। इंक्रीज इन मास, भाई जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, 2.5, 3, 4 किलो के होंगे ज्यादा से ज्यादा, बहुत हेल्दी बेबी होगा। तो आज हम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो इंक्रीज इन मास तो हुआ है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो हम अगर एक बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा है, तो वहां पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज कर रहे हैं। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, तो यहां पर आपका ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो तो एक पेरेंट का 2 डॉटर में कन्वर्ट हो जाना, इसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एक पेरेंट का 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाना है सेल डिवीजन भी हो गया, एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। और एक पेरेंट सेल का 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होना, ये बाय डिफॉल्ट आपका ग्रोथ तो कहला ही रहा है, क्योंकि ग्रोथ के 2 फीचर्स थे। सेकंड फीचर क्या था? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी चाहे ग्रोथ कह लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे रिप्रोडक्शन कह लो, चाहे सेल डिवीजन कह लो, सारे इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक साथ होते हैं। हमारे अंदर ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। हमारे अंदर अभी अगर मेरा हाथ यहां से कट जाए तो सेल डिवीजन तो होगी उस हाथ को रिपेयर करने के लिए, पर रिप्रोडक्शन थोड़ी होगी। तो यहां पर आपके एक्सक्लूसिव फीचर्स इन्हें कहा जाता है। तो ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? हमने क्या कहा था? एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। भाई जो माउंटेन है, जो सैंड ड्यून्स हैं, इनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, माउंटेन के ऊपर बर्फ गिर जाती है, इनका एक्सटर्नल मास नहीं बढ़ जाता क्या? बिल्कुल बढ़ जाता है। इनके ऊपर मैटर यानी कंटेंट जमा हो जाता है। अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर के कारण हम कहते हैं कि यहां पर एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है, पर ग्रोथ तो है। दैट्स व्हाई ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता, क्योंकि ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग चीजों में भी देखने को मिल रही है। तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ है ये हम मान रहे हैं, पर नॉन लिविंग में भी तो हो गई ना, तो एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिल गया। रिप्रोडक्शन जो है ये भी अलग अलग टाइप की होती है, एंड ये भी आपका एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अभी मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में कि आपका म्यूल जो है, खच्चर जो है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और मैंने आपको कहा डिफाइनिंग फीचर होने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसमें भी आपका एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फंगस है, आपका फिलामेंटस एल्गी है, आपका प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस है, ये आपको फ्रेगमेंटेशन करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप बडिंग की बात करें तो आपका हाइड्रा हो गया, आपका ईस्ट हो गया, इनमें आपको बडिंग देखने को मिलती है। बाइनरी फिजन आपको अमीबा में देखने को मिलती है, बैक्टीरियाज में देखने को मिलती है, जहां एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड हायर प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, है ना। इसके अलावा ट्रू रीजनरेशन आपको प्लेनेरिया में देखने को मिलती है, जो कि एक फ्लैटवर्म है यानी प्लेटीहेल्मिंथ है। तो अलग अलग टाइप की रिप्रोडक्शन आपकी हो सकती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर है, यानी ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नहीं प्रेजेंट है प्रॉपर्टी। तो क्या ये डिफाइनिंग होगी? नहीं होगी। डिफाइनिंग फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म, चाहे दुनिया का सबसे छोटा सेल हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। भाई हमने कहा था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, विच इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो हर सेल के अंदर खुद के रिएक्शन हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म जो है ये तो आपका एक डिफाइनिंग फीचर होगा ही होगा।
हाँ, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप बॉडी के बाहर भी करा सकते हैं, यानी इन विट्रो भी करा सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं। उसे आप लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोलोगे, ऑर्गेनिज्म की डिस्कशन वहां पर नहीं हो रही है। हाँ, वो रिएक्शन सेम वैसा ही होगा जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहा था, जैसा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा था। तो इट्स अ लिविंग रिएक्शन फॉर श्योर, बट इट्स नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। बाय प्रेजेंस ऑफ सेल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, हम तो बचपन से ही याद करते हुए आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ के लिए क्या जरूरी है? सेल तो जरूरी है ना। सेल से छोटा कुछ होगा तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएगा। कॉन्शियसनेस यानी अपने आसपास के एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस करना एंड उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना इस कॉन्शियसनेस। यानी इसके दो पार्ट्स हैं। पहले मेरे पास कुछ चेंजेस आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने आप को पेन चुभा दिया, तो मैं सेंस कर पा रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई पेन या नुकीली चीज लेकर के आया है, एंड रिस्पॉन्स मैं अपने हाथ को पीछे ले लूंगा। दिस काइंड ऑफ सेंस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, और ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी इसे हम बाप फीचर कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपका क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस। कभी भी दो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज सिलेक्ट कॉन्शियसनेस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर आप देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, टाइम के साथ बेहतर हो सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने प्रोसेसेस का ख्याल रख सकते हैं, मेटाबोलाइज कर सकते हैं, एंड दे आर कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमारे आसपास अगर कोई बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल चेंज हो रहा है तो उस चेंज को हम लोग सेंस करके रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं। व्हेन इट कम्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टेक्सोनॉमी मतलब, ये वर्ड जो है टेक्सोनॉमी, ये टेक्सॉन वर्ड से बना हुआ है। टेक्सॉन का मतलब होता है कैटेगरी, यानी आपको ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफाइड कैटेगरीज में डिवाइड करना है, बट इसमें और भी कई स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जंगल में गया और मुझे एक नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, तो सबसे पहले तो मैं उसके कैरेक्टर्स को नोट करूंगा। इसे हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। नाम में ही कैरेक्टर आ गया, इसे मैं कहूंगा कैरेक्टराइजेशन, कि उस ऑर्गेनिज्म में फीचर्स क्या क्या है। जब मैं उसके फीचर्स नोट करूंगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये किससे मिलता जुलता है, यानी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है कौन सा। अगर मुझे पता लग गया कि ये किससे मिलता जुलता है, लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म आपका कॉकरोच से मिलता जुलता है, तो क्या मैं उसे कॉकरोच की तरह क्लासिफाई नहीं कर दूंगा? किंगडम एनिमेलिया में नहीं रख दूंगा क्या? आर्थ्रोपोडा में नहीं रख दूंगा क्या? क्लास इंसेक्टा में नहीं रख दूंगा क्या? बिल्कुल रख दूंगा। तो मैं उसकी क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। एंड देन अगर वो नया जीनस और स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है तो मैं उसका नाम भी रख दूंगा अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। मैं उसका नामकरण भी कर दूंगा। यानी ये चार जो बंबू है, ये टेक्सोनॉमी नाम के एक तंबू के पिलर्स है। यानी कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में आप चार चीजें नोट करते हो। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, देन आपका क्लासिफिकेशन, एंड देन नॉमेनक्लेचर, एक सीक्वेंस के अंदर। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आप कुछ नई चीजें भी लेकर आते हो, और इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, CDE, जो कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं। बाहर का स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, अंदर का स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर दैट इज C, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस दैट इज D, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट इज E। ये पांचों चीजें आप मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर देखते हो। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स मतलब पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी, यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि आपका एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फाइलोजेनेटिकली कितना कनेक्टेड है। क्या दो ऑर्गेनिजम्स के पूर्वज सेम रहे थे या अलग अलग पूर्वज थे? इस बेसिस पर भी आप डिफाइन कर सकते हो चीजों को, ऑर्गेनिजम्स को। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स दैट कम्स फ्रॉम अ वर्ड सिस्टेमा। इसीलिए कैरोलस लिनियस साहब ने अपनी किताब का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी रखा था, राइट? तो सिस्टेमा वर्ड जो है, इसका मतलब है चीजों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तब हो पाएगी जब आप कैरेक्टर्स वगैरह को तो नोट करो, लेकिन उसके साथ साथ आप यहां पर इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन को भी लेकर के आओ। तो सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर ब्रांच है। टेक्सोनॉमी में चार चीजें आ रही हैं, है ना? सिस्टमैटिक्स में पूरी टेक्सोनॉमी तो आ ही गई, इसके साथ साथ एक चीज और एक्स्ट्रा आ रही है। तो सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर ब्रांच हुई ना, तो ये आपकी टेक्सोनॉमी से बड़ी ब्रांच है। टेक्सोनॉमी कंपैरेटिवली सिस्टमैटिक्स से छोटी ब्रांच आपकी हो जाएगी।
अगर आप देखें यहां पर जो क्लासिफिकेशन है इट इज नॉट दैट इजी। जैसा मैं जंगल में गया था तो मुझे एक कीड़ा मिला, अब वो कॉकरोच से मिलता जुलता है, तो क्या मैं उसे एक ही बार में क्लासिफाई कर दूंगा? नहीं, पहले मुझे उसकी किंगडम बतानी होगी कि हाँ ये कीड़ा है तो जाहिर सी बात है ये आपका किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है। फिर मैं उसकी फाइलम बताऊंगा, अगर कीड़ा है इंसेक्ट है तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही बिलोंग कर रहा होगा तो इसकी फाइलम हो गई आर्थ्रोपोडा। अगर कीड़ा है तो क्लास इंसेक्टा में ही बिलोंग कर रहा होगा। एंड इस तरीके से मैं उसको स्पीसीज तक लेकर आऊंगा। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें आपको काफी सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हर स्टेप को आप क्या कह सकते हो? एक टेक्सा, यहीं से टेक्सोनॉमी शब्द आया था। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सारे क्या हैं? टेक्सा हैं। इनको चाहे आप रैंक कह लो, टेक्सा कह लो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह लो, ग्रुप कह लो, कैटेगरी कह लो, ये सारी चीजें सेम है। हमें एक एक करके ऑर्गेनिज्म को इन टेक्सा में प्लेस करना होता है। तो आप लोअर लेवल से हायर लेवल पे जब जाओगे, स्पीसीज टू किंगडम जब जाओगे, या अगर उल्टा आओगे तो इसे हम क्या कहते हैं? हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? चीजों की अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। लेट्स से 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, अगर आप 1 to 10 जाते हो दैट इज ऑल्सो हायरार्की, अगर आप 10 to 1 वापस आते हो दैट इज ऑल्सो हायरार्की। पर आपको मेंशन करना होगा कि हायरार्की है किस डायरेक्शन में। अगर मैं 1 to 10 नंबर लिख रहा हूं मैं बोलूंगा हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर, 10 to 1 लिख रहा हूं मैं बोलूंगा हायरार्की इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिमिलरली अगर यहां पर मैं स्पीसीज टू किंगडम जा रहा हूं तो मैं हायरार्की लिख रहा हूं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की लिख रहा हूं इन असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैं नीचे आऊंगा मैं लिख दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। स्पीसीज आपको पता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक स्पीसीज के, ये फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। यानी चाहे आप अपनी बात करो चाहे मेरी बात करो, हम दोनों सेम स्पीसीज के हैं, होमो सैपियंस हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है आपके और मेरे फंडामेंटल कैरेक्टर्स एकदम सिमिलर हैं। हमारी स्किन जो है सेम तरीके के सेल से मिलकर बनी हुई है, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो सेम पोजीशन के ऊपर हैं। आपके अंदर भी 206 हड्डियां हैं, मेरे अंदर भी 206 हड्डियां हैं। हमारे बाल जो हैं सेम प्रोटीन के बने हुए हैं। यानी शक्ल छोड़ करके और बाकी सारी कुछ जो जेनेटिक चीजें हैं इनको छोड़ करके फंडामेंटल ढांचा जो है आपका और हमारा एकदम सेम है। यानी स्पीसीज में तो एकदम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेकिन किंगडम अगर आप देखो तो इसमें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया को ही अगर आप पकड़ो तो जिस बात स्पंज से खुद को रगड़ रगड़ के नहाते हो वो भी एक एनिमल है, पॉरीफेरा। और खुद जो आप नहा रहे हो आप भी एक कॉम्प्लेक्स एनिमल हो। तो दोनों की दोनों चीजें सेम किंगडम में है, पर कितना डिफरेंस है आप समझ पा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पर सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं और यहां पर सिमिलैरिटीज मैक्सिमम है। तो जब आप स्पीसीज टू किंगडम जाते हो कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती हुई चली जाती हैं। स्पीसीज में सबसे ज्यादा, जीनस में थोड़ी कम, फैमिली में और कम, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, फाइलम और डिवीजन में और कम। डिवीजन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लांट, फाइलम इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एनिमल, एंड किंगडम में आपकी सबसे कम हो जाएंगे। अगर आप देखें यहां पर हमारी किताब के एग्जांपल, तो यहां पर स्पीसीज है टिग्रिस, लियो और पार्डस। टिग्रिस मतलब टाइगर का साउंड आ रहा है, लियो मतलब आपका किसका साउंड आ रहा है? लायन का साउंड आ रहा है, पार्डस मतलब लेपर्ड का साउंड आ रहा है। एंड के 4 अल्फाबेट्स यहां पर सेम है ना लेपर्ड के। तो ये जो तीनों हैं ये किस जीनस में बिलोंग करते हैं? जीनस पैंथेरा में, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड। तो पैंथेरा जीनस में ये तीनों मिलकर के चले जाएंगे। अब ये पैंथेरा जीनस जो है ये बिल्ली के जीनस के साथ मिलकर एक फैमिली बना लेगा जिसको कहते हैं फेलिडी, और यहां पर ए जो है एंड में आता है एज ए सफिक्स। ठीक है, फेलिडी यानी बिल्ली की फैमिली। डॉग अभी इतना सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहा है तो इसको अलग फैमिली में हमने रखा, पर हाँ बिल्ली की फैमिली और डॉग की फैमिली मिलकर के बनाते हैं ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, इसमें बिल्ली और डॉग में इतनी सिमिलैरिटीज आ गई कि ये कार्निवोरा ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाए। अब हमारा जो ऑर्डर है प्राइमेटा और कार्निवोरा हमें मिला जुलाकर मैमल में रख दिया। आपको पता है डॉग भी एक मैमल है, उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हम में भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो हमें मैमलिया में रख दिया। मैमल्स को, चिड़िया को, मछली को, हम सबको मिला जुलाकर किस में रख दिया? कॉर्डेटा में रख दिया, है ना। और कॉर्डेटा प्लस बाकी सारी जो आपकी फाइलम्स हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सबको मिला जुलाकर रख दिया किंगडम एनिमेलिया में। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है जो आपको एज इट इज देखने को मिल रहा है एज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल। प्लांट में अगर आप देखो तो ट्यूबेरोसम है यानी आलू की स्पीसीज, निग्रम है यानी मकॉय की स्पीसीज, और मेलोनजिना है यानी बैंगन की स्पीसीज। तो ये जो आलू, बैंगन और मकॉय है किसके मेंबर हैं? जीनस सोलेनम के मेंबर है ना।
सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा यानी एसपीडी जो है ये मिल करके क्या बनाते हैं, फैमिली सोलेनेसी बनाते हैं। फैमिली सोलेनेसी और कन्वल्वेसी मिलकर यानी पीसीएस जो है आपका यहां पर पाए जाएंगे। सोलेनेसी और कन्वल्वेसी मिलकर पॉलीमोनियल्स बनाएंगे, है ना। तो एल्स जो है यहां पर एज अ सफिक्स देखने को मिलता है प्लांट के ऑर्डर्स में। पॉलीमोनियल्स और सेपेंडेल्स मिलकर के आपके डाइकॉट बना सकते हैं, जिनमें 2 कॉटिलिडन पाए जाएंगे। डाइकॉट मोनोकॉट आपके एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये मिलकर के प्लांट किंगडम तैयार करते हैं। तो एग्जैक्टली सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर ऐड भी किए हैं, तो इससे आपको एक बहुत छोटे इलाके में सारी की सारी चीजें याद हो जाती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द चार्ट, तो आप यहां पर कुछ चुनिंदा चीजों को याद कर सकते हो। जैसे नाम है हमारा होमो सेपियन, तो होमो हमारा जीनस है, तो इससे मिलती जुलती फैमिली होगी होमिनिडी। ए तो यहां पर सफिक्स आ गया, होमिनिडी हो गई, है ना। ऑर्डर हमारा प्राइमेटा, हमें पता है हम लोग प्राइमेट्स हैं। क्लास हमारी मैमेलिया है, हमें पता है हम लोग मेमोरी ग्लैंड कंटेन करते हैं। कॉर्डेटा, क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड है। तो यहां आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ह्यूमंस के केस में होमो का होमिनिडी हो जाएगा फैमिली में, ये हम नाम से ही डेराइव कर सकते हैं। अगर आप देखें हाउस फ्लाई को, तो हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो जैसे होमो का होमिनिडी हुई फैमिली, मस्का की क्या मस्किडी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। मक्खी एक इंसेक्ट है, हमें पता है, और सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा होते हैं, हमें पता है। सिर्फ इसका ऑर्डर आप चाहो तो याद कर सकते हो, दैट इज ऑर्डर डिप्टेरा। तो हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, और आपका यहां पर मक्खी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा। अगर आप मैंगो देखो, तो यहां पर एक ट्रिक है कॉल्ड पैड सैमी। मोहम्मद शमी जो है खेलने जा रहे हैं, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, पर समझ लो एंड में बैटिंग आ गई है, तो पैड पहन रहे हैं, PADSAMI, पैड सैमी, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, PAD, P का मतलब किंगडम प्लांटे, जिसमें आपका मैंगो आएगा ही, प्लांट है, आम, साफ सी बात है। A यानी एंजियोस्पर्म होगा, फ्लावरिंग प्लांट है। D यानी डाइकॉट होगा, PAD, तीनों चीजें हो गई। SAMI यानी सेपिंडेल्स, इसका ऑर्डर होगा, एल्स आ रहा है एंड में। एनाकार्डियसिस की फैमिली होगी, AC आ रहा है एंड में, फैमिली का सफिक्स है ये। और नाम है मैंजीफेरा इंडिका, यानी MI यहां पे आ गया, PADSAMI आपका यहां पर आ जाता है। अब आपको वीट में क्या करना है भाई, सुबह सुबह क्या खाते हो, या तो वीट की रोटी खाते हो या पोहा खाते हो। पोहा का साउंड लेकर आना है, फैमिली हो जाएगी पोहेसी, और ऑर्डर हो जाएगा पोहेल्स। और इसके अलावा आपको डाइकॉट का बस मोनोकॉट करना है, यानी यहां एंजियोस्पर्म था, यहां एंजियोस्पर्म हो जाएगा। डाइकॉट आपको दिखाई देते हैं यहां पर, मैंगो में डाइकॉट, यहां पर आपको सिंगल ग्रेन दिखाई देते हैं, वीट में मोनोकॉट है। यहां पोहा आ गया, पोएल्स, पोहा आ गया, पोएसी, और नाम ट्रिटिकम एस्टिवम तो जीनस स्पीसीज आपका डिपेक्ट कर ही देगा। तो आप एक सिंपल ट्रिक से सारी की सारी चीजें याद कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप देखें अब, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल बनता है वो है टेक्सोनॉमिक एड्स। एड्स का मतलब क्या है, दिस इज नॉट एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी वाला एड्स नहीं है। एड्स का मतलब है टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आपको अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को समझना भी होगा ठीक तरीके से, जिससे आप उनका फायदा उठा सकें इन अ पॉजिटिव सेंस। अगर आप 100 प्लांट्स के ऊपर स्टडी ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से प्लांट से सबसे बेहतर ऑयल मिलता है, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से प्लांट से सबसे बेहतर लकड़ी मिलती है, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन से प्लांट से सबसे बेहतर रेजिन मिलता है, लेटेक्स मिलता है, गम मिलता है, म्यूसिलेज मिलता है, मसाले मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, आपको आइडिया कैसे लगेगा। यू नीड टू लेवरेज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लांट। एक प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना होता है, और रिट्राइवेबल फॉर्मेट में स्टोर करना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स बना के रख दिए अलमारी में कि हाँ चलो इंफॉर्मेशन हो गई है। रिट्राइवेबल इंफॉर्मेशन यानी उसको आपको जरूरत पड़ने पर वापस भी तो निकालना है इंफॉर्मेशन को, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अलग अलग आपके एड्स होते हैं, जैसे हर्बेरियम। अब नाम ही है हर्बेरियम, तो क्या यहां पर सिर्फ आपके प्लांट्स की बात होगी, हर्ब्स की बात होगी? एकदम बात होगी, हर्ब्स की ही बात होगी। यानी छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको आप उखाड़ करके एक शीट पे चिपका सकते हो। तो यहां पर आपको स्पेसिमेन को ड्राई करना होता है। समझ लीजिए एक पौधा मैंने तोड़ा और उसको मैं सुखाऊंगा, फिर मैं उसको प्रेस करूंगा। जैसे जब आप गुलाब रखते हो किताब के अंदर तो पतला पापड़ बन जाता है, 2D बन जाता है ना, 2 डायमेंशनल हो जाता है। इसी तरीके से मुझे इस पौधे को पापड़ में कन्वर्ट करना है। तो मैं जमीन के ऊपर एक अखबार बिछाऊंगा, उसमें मेरा पौधा रखूंगा, ऊपर और अखबार बिछाऊंगा, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दूंगा और डिहाइड्रेट होने दूंगा उस पौधे को। जब वो सूख जाएगा
तो मैं उसको निकाल करके एक शीट के ऊपर चिपका लूंगा, प्रिजर्व कर लूंगा, यानी ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है तो मैं इसको प्रिजर्व कर रहा हूं, है ना। यहां पर अगर आप देखो तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस आप डालते हो ना किसी भी चीज में, तो यहां पर आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो, मरी हुई चीज है। अगर आप जिंदा चीज की बात कर रहे होते, जिंदा ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते, तो आप उसे कंजर्व करते, अभी वो मरा नहीं है। तो यहां पर प्रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिज्म को आपने मार दिया है, उखाड़ दिया है अपने पौधे को, अब आप उसे ड्राई प्रेस और प्रिजर्व करके शीट पर चिपका चुके हो। और ये शीट जो है ये रैंडमली अरेंज नहीं होती, यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज होती है, जिससे आप इसको निकाल भी पाओ। जैसे डिक्शनरी में शब्द जो है वो बिखरे हुए नहीं होते, वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में, तो आप इजीली किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हो। सिमिलरली यहां पर भी बेंथम एंड हुकर साहब ने एक सिस्टम दिया था, उसके हिसाब से आप हर्बेरियम शीट्स को अरेंज करते हो, जिससे आप इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर पाओ। तो यहां पर ये जो शीट है इसका साइज 41 क्रॉस 29 सेंटीमीटर होता है, और इसके लोअर राइट कॉर्नर पे एक लेबल लगा होता है। उस लेबल पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है उस प्लांट के बारे में, जैसे उसकी डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, प्लेस ऑफ कलेक्शन क्या है, कलेक्टर का नाम क्या है जिसने वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया, आपका बोटेनिकल नाम क्या है ना, इंग्लिश नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, फैमिली क्या थी, ये 7 चीजें आपकी वहां पर लिखी हुई होती है, जिससे कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बोटेनिकल गार्डन नाम से ही पता लग रहा है, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनी यानी सिर्फ प्लांट्स की बात होगी। यहां पर एक्स सिटू कंजर्वेशन है, यानी कोई प्लांट अपनी जगह पर ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा था तो उसे अपनी साइट से निकाल लिया गया है, एक्स सिटू अपनी साइट से बाहर निकाल लिया गया है। ऑफ साइट कंजर्वेशन इसे बोला जाता है, सिर्फ प्लांट यहां पर आपके क्या किए जाते हैं, कंजर्व किए जाते हैं। कंजर्व वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लिविंग प्लांट्स की बात हो रही, और नाम से साफ पता लग रहा है बोटेनिकल गार्डन, तो प्लांट्स की ही यहां पर कंजर्वेशन होगी। सिमिलरली जूलॉजिकल पार्क, कोई ऑर्गेनिज्म जंगल में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, कोई टाइगर है जैसे, तो उसको उठा करके कहां ले आए, जू में ले आए, तो ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है, अलग साइट पर लेकर आए हैं एनिमल्स को उनकी कंजर्वेशन के लिए। म्यूजियम अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको प्लांट भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, स्केलेटल्स भी मिलेंगे, इंसेक्ट जो है वो भी इंसेक्ट बॉक्सेस में मिलेंगे जिनकी आप किलिंग और पिनिंग करते हो, है ना। पहले इंसेक्ट कलेक्ट करोगे, किल करोगे, पिन करोगे, इंसेक्ट बॉक्सेस में लगाओगे, और बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनके अंदर के ऑर्गन्स निकाल करके उनके अंदर स्टफिंग करोगे और उन्हें प्रिजर्व करोगे। तो इंसेक्ट को कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, और बड़े जो ऑर्गेनिज्म है उनको स्टफिंग एंड देन प्रिजर्वेशन, ये आपको करना होता है। की जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आपका यहीं से बनता है, की इज वेरी इंपॉर्टेंट। की क्या है, यहां पर आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन मतलब अपोजिट ऑप्शंस। भाई एक रास्ते पे आप जा रहे हो, आपको 2 ऑप्शंस मिले, उनमें से आप एक ही चुनोगे, दूसरा नहीं चुनोगे, तो ये जो 2 ऑप्शन मिले इनको मिलाकर बोलते हैं कपलेट। कपल मतलब 2, तो यहां पर 2 ऑप्शन है, इनको कपलेट बोल दिया, ठीक है। और यहां पर इनके जो सिंगल सिंगल ऑप्शन है जो आप चुन सकते हो, इन्हें क्या बोला, लीड, है ना। तो दोनों जो ऑप्शन है इनको क्या बोला, कपलेट, और इनमें से एक को आप क्या बोल रहे हो, लीड, इंडिविजुअल ऑप्शन को आप कह रहे हो लीड। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कॉलेज आए मुझसे मिलने, तो आप बोलोगे विपिन शर्मा से मिलना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आए, आर्ट्स में भी एक विपिन शर्मा है, साइंस में भी विपिन शर्मा है, तो आपने आर्ट्स वाले ऑप्शन को नहीं चुना, साइंस वाले ऑप्शन को चुना, ये आपकी लीड हो गई। फिर साइंस में भी आपने जाकर पूछा, भाई वहां पर भी 2 विपिन शर्मा है, एक फिजिक्स में है, एक बायोलॉजी में है, तो भाई आप बायोलॉजी वाले को चुन लेते हो, फिजिक्स वाले को छोड़ देते हो, तो हर जगह आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक को आप चुनोगे, एक को आप नहीं चुनोगे, तो यहां चॉइस होती है, ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट चीज है कपलेट और लीड, है ना। कपलेट मतलब दोनों ऑप्शन, लीड मतलब इनमें से एक ऑप्शन जो भी आप एक परिस्थिति में चुन रहे हो। आगे और भी टेक्सोनॉमिक एड होते हैं, जैसे फ्लोरा, तो फ्लोरा के नाम से ही साउंड आ रहा है फ्लावर का, यानी प्लांट की डिस्कशन यहां पर होगी। तो एक पर्टिकुलर इलाके में, कितना भी बड़ा इलाका हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, गार्डन की आप बात कर सकते हो, एक सिटी की बात कर सकते हो, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हो, एक स्टेट की बात कर सकते हो, उसमें हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्लांट की, उस जगह पर कितने प्लांट पाए जा रहे हैं, और उन प्लांट्स का पूरा सीक्वेंस जो है यहां पर हमें मिलेगा। मैनुअल में आप सारी स्पीसीज की बात करोगे, प्लांट, एनिमल, सबकी बात करोगे। मोनोग्राफ, नाम में ही पता लग रहा है मोनो, यानी मोनो मतलब 1, यानी आप सिंगल टेक्सॉन की डिस्कशन करोगे यहां पर, चाहे एक इलाके में पाए जाने वाली आप स्पीसीज की बात कर लो, चाहे जीनस की बात कर लो, चाहे फैमिली की बात कर लो, इन सब की आप डिस्कशन करोगे। जैसे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें समझ लीजिए 500 फैमिलीज के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उन 500 फैमिलीज की मैं लिस्ट बना देता हूं, दैट इज ऑल्सो मोनोग्राफ। मैं बोलता हूं कि यहां पर 1500 जीनस के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो 1500 जीनस मैं लिख दूंगा, वो आपका जीनस का मोनोग्राफ हो जाएगा। और मैं लिखता हूं कि 10,000 स्पीसीज पाई जा रही है मेरे इलाके में,
तो वो भी आपका एक मोनोग्राफ हो जाएगा। अलग अलग टेक्सॉन के लिए अलग अलग मोनोग्राफ बना सकते हो। कैटलॉग मतलब किसी भी चीज को अल्फाबेटिकली अरेंज करना। एक इलाके में आपकी 5000 स्पीसीज थी, उनको अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज किया और उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने वहां पर लिख दी कि ये किस किस काम आ सकते हैं। दैट इज बेसिकली योर कैटलॉग। तो ये 2 शीट्स हैं एंड आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इनसे रिवाइज करके, बिकॉज जितने कंपैक्ट आपके नोट्स होंगे एट द एंड ऑफ द डे, आप जब 2-3 बार सिलेबस को कर चुके होंगे, नोट्स आपके यही बनेंगे फॉर श्योर। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इन्हीं पॉइंटर से जैसे मैंने पूरा चैप्टर डिराइव किया, सिर्फ इन कुछ शब्दों से ही आपको पूरा चैप्टर पता लग जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्टिव रिकॉल। तो जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा, मैं जब भी पढ़ाता हूं अपने बैच के लेक्चर में एंड के 5 मिनट में मैं पूरा चैप्टर एक्टिव रिकॉल कराता हूं, यानी आंख बंद करके खुद एक दिमाग में माइंड मैप तैयार करवाता हूं स्टूडेंट्स के। सो एक्टिव रिकॉल के लिए दीज नोट्स आर द बेस्ट एंड आई होप आपको एफर्ट्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। एंड इफ यस तो नीचे कमेंट सेक्शन में वीपू सर ओपी, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू।